हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम 16 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? देखिए, पहला फैक्टर तो ये नोट कर लीजिए कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को जनरल KM करियप्पा के सम्मान में। आंसर भी हो जाएगा। कौन है ये? तो ये भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल है KM करियप्पा। इन्हीं के सम्मान में 15 जनवरी को हर साल भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये 15 जनवरी की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा को ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बूचर के स्थान पर भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 में ये 76वां भारतीय थल सेना दिवस है, जिसका आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। भारतीय थल सेना दिवस के मौके पर भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 14 गैलेंट्री पुरस्कारों से भी अलग अलग सैनिकों को सम्मानित किया। यहाँ पर हम KM करियप्पा की बात करेंगे, जिनकी याद में भारतीय थल सेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे फ्रेंड्स। भारतीय सेना को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हीं के द्वारा देखिए जय हिंद का भी नारा दिया गया था। KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मोनेक्शा, ये दो ही ऐसे अभी तक सेना में व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने देखिए फील्ड मार्शल में 5 सितारा रैंक हासिल की है। ये दो ही ऐसे व्यक्ति हैं, इनमें से KM करियप्पा के नाम पर या इनके सम्मान में भारतीय थल सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अदर डे की बात करें जो कि सेना से संबंधित है, तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा MCQs भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मकर विलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? देखिए, मकर संक्रांति जनवरी माह में मनाई जाती है पूरे भारत में। अब उत्तर भारत में तो नॉर्मली पतंग उड़ाकर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, तिल गुड़ खाकर सेलिब्रेट किया जाता है, पर अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रथा के अनुसार इसे अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। अब मकर विलक्कू के नाम से मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है केरल राज्य में। केरल में बहुत ही फेमस मंदिर है सबरीमला अयप्पा मंदिर। यहाँ पर मकर संक्रांति पर मकर विलक्कू पर्व एक वार्षिक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। तो राज्य हो जाता है केरल। मकर विलक्कू मकर संक्रांति का एक रूप है। केरल राज्य में सबरीमला अयप्पा मंदिर पर सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाने वाला फसल उत्सव है, हिंदू त्योहार है और नॉर्मली माघ महीने में मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो ये जनवरी माह में पड़ता है। ऑलमोस्ट 14 से 15 जनवरी के आसपास हर साल मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में शिशुर संक्रांत के नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, इसी तरह हिमाचल प्रदेश में माघ साजी, असम में भोगाली बिहू के नाम से, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में आप सभी जानते हैं लोहरी मनाई जाती है। ये मकर संक्रांति के उत्सव के रूप में ही मनाई जाती है। कर्नाटका में इलू बिरोधु के नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आंध्र प्रदेश में पेडा पंदुगा के नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है और ओडिशा में मकर चौला के नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मकर विलक्कू के नाम से पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ये केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है
मकर संक्रांति के पर्व के या उत्सव के रूप में शबरीमला अयप्पा मंदिर में। ओके, इसके बाद आइए, मलेशिया बैडमिंटन ओपन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली पुरुष भारतीय जोड़ी कौन है? तो मलेशिया बैडमिंटन ओपन में सिल्वर मेडल जीता है भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। और इस तरह से सिल्वर मेडल जीतने वाली मलेशिया बैडमिंटन ओपन में यह भारत की पहली पुरुष भारतीय जोड़ी है। आंसर सी हो जाएगा। इन्हें देखिए फाइनल में चीन के लियांग वेइकेंग और वांग चांग की जोड़ी ने हराया। तो चीन जीतता है मलेशिया बैडमिंटन ओपन में गोल्ड और भारत की बैडमिंटन जोड़ी जीतती है सिल्वर। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया बैडमिंटन ओपन में 2024 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हाल ही में देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2023 के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब मलेशिया ओपन में अदर विनर की बात करें तो मेंस सिंगल का खिताब जीता डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने और विमेंस सिंगल का खिताब जीता एन से यंग ने, जो कि कोरिया गणराज्य से रिलेट करती है, यहाँ की बैडमिंटन प्लेयर है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत 1937 में की गई थी। 2024 में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय पुरुष जोड़ी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 की थीम क्या है? देखिए, पहले इस एनुअल मीटिंग की बात करें तो इसकी 54वीं वार्षिक बैठक है 2024 में, जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से लेकर 19 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। रीबिल्डिंग ट्रस्ट 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग की थीम है। आंसर डी हो जाएगा। यहां पर यह भी याद रखिएगा कि इस साल ये 54वीं वार्षिक बैठक है जिसकी थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट रखी गई। इस बैठक में भारत की ओर से देखिए 3 सेंट्रल मिनिस्टर को भेजा गया, जिसमें स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी शामिल है, और 3 स्टेट के सीएम को भी पार्टिसिपेट के लिए भेजा गया, जिनमें एकनाथ शिंदे, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सिद्धारमैया शामिल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस बैठक में 54वीं वार्षिक बैठक में पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटा जाए, कोविड-19 महामारी जैसे पैंडेमिक से कैसे निपटा जाए, आगे आने वाले समय में अगर ऐसा अन्य पैंडेमिक आता है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, यूक्रेन में जो युद्ध के हालात हैं उनकी चिंताओं पर, ग्लोबली जीडीपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसी वार्षिक बैठक में डिएबेडो फ्रांसिस कैरे, मिशेल यो और नाइल रॉजर्स को क्रिस्टल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। लास्ट सेशन में इसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्रिस्टल अवार्ड किसे दिए जाएंगे, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो ये जो अवार्ड है जो कि घोषित किए गए थे, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक में ही दिए जाएंगे। तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया। इन्हें किस कविता के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, मशहूर शायर है मुनव्वर राणा, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, आप पहचान जाएंगे। काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं ये। हाल ही में देखिए इनका 71 साल की आयु में निधन हो गया है हार्ट अटैक से। 2014 में इन्हें शहदाबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। शहदाबा कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 2014 में दिया गया था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कैजुअली बिलोंग करते हैं। गजल गांव, पीपल छांव, बदन सराय, नीम के फूल, सब उसके लिए ये इनकी अदर बुक्स है जो कि मुनव्वर राणा के द्वारा लिखी गई है। 2014 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और इसके अलावा 2005 में इन्हें डॉक्टर जाकिर हुसैन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो शायर मुनव्वर राणा का हाल ही में निधन हो गया 71 वर्ष की आयु में, जिन्हें 2014 में उनकी कविता शाहदाबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद ताइवान के नए प्रेसिडेंट कौन बने? ताइवान जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, ये चीन का निकटतम पड़ोसी है फ्रेंड्स। हाल ही में इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में विलियम लाई को चुना गया। आंसर ए हो जाएगा। विलियम लाई डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष है ताइवान में। इन्हें लाई चिंग ते के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर साई इन वेंग का स्थान लिया है और अब विलियम लाई ताइवान के नए प्रेसिडेंट चुने गए। इन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोमितांग पार्टी सदस्य हु यू यी को हराया और इनको हराकर विलियम लाई ताइवान के नए प्रेसिडेंट चुने गए।
यहाँ पर एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट बनने से पहले विलियम लाई वर्तमान में ताइवान के उपराष्ट्रपति के पद पर थे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स। कैपिटल ताइपाई सिटी है और विलियम लाई इस देश के नए प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए। आगे आइए, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा? देखिए, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन किया कहाँ गया। तो इसका आयोजन हाल ही में 2024 में केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीव में किया गया, जहां पर मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में पदक तालिका में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य रहा है। मध्य प्रदेश ने इस पूरे टूर्नामेंट में 7 गोल्ड मेडल सहित 18 मेडल अपने नाम किए और मध्य प्रदेश पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इस बार इस खेल प्रतियोगिता में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऑलमोस्ट 1400 प्रतिभागियों ने 8 अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट किया। पदक तालिका में मध्य प्रदेश 18 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। भारत में बीच गेम्स को बढ़ावा देना, इन्हें प्रमोट करना मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का मुख्य उद्देश्य है। पहली बार ही 2024 में इसे केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीव पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? यह अवार्ड शो अमेरिका में आयोजित किया जाता है। इस साल ये 29th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड है फ्रेंड्स 2024 में, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर मूवी को दिया गया। आंसर भी हो जाएगा। इस अवार्ड शो में ओपेनहाइमर को 8 और फिल्म बॉर्बी को 6 अवार्ड दिए गए। अब देखिए, जो अदर अवार्ड है उनकी एक बार बात कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म तो हमको पता चल ही गई, ये ओपेनहाइमर है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो पॉल जमेटी को दिया गया, उनकी मूवी द होल्ड ओवर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को दिया गया पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ओपेनहाइमर के ही डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को दिया गया। यहाँ पर हमसे बेस्ट फिल्म पूछा गया, तो 29th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। आयोजन कहाँ होता है इस अवार्ड शो का? तो इसका आयोजन हर साल अमेरिका में किया जाता है। मूवीज के या अभिनय के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस पुरस्कार की शुरुआत 1995-96 में की गई थी। आगे, भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया? तो ये टाइगर रिजर्व है भारत में पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से फैला हुआ है। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया। देखिए, आपके दिमाग में ये सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि सर डार्क स्काई पार्क एक्चुअल में होता क्या है? तो देखिए, एसा नेशनल पार्क या एसा टाइगर रिजर्व, जहां पर नाइट स्काई को प्रोटेक्ट किया गया है, रात में स्वच्छ वातावरण है, जो प्रदूषण है उस पर अंकुश लगाया गया है। और ऐसे टाइगर रिजर्व में, ऐसे क्षेत्र में खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए गए हैं। तो ऐसे किसी भी टाइगर रिजर्व को, सेंचुरी को या नेशनल पार्क को डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया जा सकता है। तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, इसे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र में इसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के नाम से पुकारा जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व के अलावा अगर हम महाराष्ट्र के अन्य टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, मेलघाट टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये सभी महाराष्ट्र राज्य में स्थित अन्य टाइगर रिजर्व है, इन्हें भी याद रखिएगा। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूज़वीक वॉन्टेज और हॉरिजॉन ग्रुप द्वारा जारी की गई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, न्यूज़वीक वॉन्टेज और हॉरिजॉन ग्रुप 2 संस्थाएं मिलकर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स को जारी करती है। 2024 में 70 देशों की इस सूची में भारत को 35वीं रैंक पर रखा गया। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इसी मौके पर न्यूज़वीक वॉन्टेज और हॉरिजॉन ग्रुप के द्वारा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स को जारी किया गया 2024 के लिए। 2024 में इस इंडेक्स में 70 देशों को काउंट किया गया, जिसमें भारत को 35वीं रैंक दी गई। देखिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स को उन्नत डिजिटल टेक्नोलॉजीज को कोई भी देश कितना जल्दी अडॉप्ट कर लेगा,
खुशहाल अर्थव्यवस्था बनने में कितना टाइम लगेगा, जहां पर हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो। कार्बन उत्सर्जन में कितने स्पीड से कमी ला देगा, मतलब नेट जियो इकोनॉमी को कितना जल्दी अपना लेगा। सर्कुलर इकोनॉमी कितनी जल्दी बन जाएगा, मतलब जहां पर वस्तुओं को रिसाइकल या रीयूज सबसे ज़्यादा किया जाता हो। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इनोवेशन कौन सा देश सबसे जल्दी अपनाएगा, इस आधार पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2024 के इस इंडेक्स में 70 देशों को कैलकुलेट किया गया और भारत इस इंडेक्स में 35वीं रैंक पर रखा गया। पहले स्थान पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स में यूनाइटेड किंगडम को रखा गया 2024 में। सेकंड पर डेनमार्क है, थर्ड पर यूएसए है। इस इंडेक्स में भारत 35वें स्थान पर और सबसे लास्ट में पाकिस्तान को रैंक दी गई है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स में। तो भारत की रैंक पूछी गई है, तो 2024 में इस इंडेक्स में भारत की रैंक 35 है। क्लियर? तो यहां पर देखिए 16 जनवरी 2024 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जून मंथ के करंट अफेयर के वन लाइनर में हम आगे बढ़ते हैं। 11 जून 2023 को हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना को राज्य में लॉन्च किया। यूक्रेन में निप्रो नदी पर कखोकवा बांध हाल ही में टूटा था जून 2023 में, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया। अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि चर्चा में रहा, असम राज्य में स्थित है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। भारत ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जून 2023 में अपने नाम किया था। आगे 12 जून 2023 को केंद्र सरकार ने अनसुईया उइके के नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया। 13 जून 2023 को भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। 13 जून को पहला जनजाति खेल महोत्सव भुवनेश्वर, ओडिशा में संपन्न हुआ। ये सभी जून मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर हैं, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, यहाँ पर उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया, जो कि भारत में किराना घराने से संबंधित थी। पंजाब के त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के तत्व अग्नि की पूजा की जाती है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। दोरजी शेरिंग लेप्चा भारत के सिक्किम राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए गए। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश पपुआ न्यू गिनी में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा क्रिस्टल अवार्ड 2024 से डिएबेडो फ्रांसिस केरे, मिशेल यो और नाइल रॉजर्स को सम्मानित किया गया। अभी हमने इसको डिस्कस किया था। आगे आइए, बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति चित्रा बनर्जी दिवा करुणी के द्वारा लिखी गई। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 राजस्थान के बीकानेर जिले में आयोजित किया गया। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। और लास्ट है, हाल ही में चाइना ने सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके मध्य लड़ा गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ईयर मैंने आपको बता दिया। आप ये बता दीजिएगा कमेंट में कि किसके मध्य लड़ा गया है। जितने भी स्टूडेंट सुन पा रहे हैं सभी को इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।